हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और विमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को टेस्ट पेपर में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बिकम्स। मतलब वो ये कहना चाहता है कि यूनिट ऑफ लेंथ मतलब लेंथ का जो मात्रक है, लंबाई का जो मात्रक है, अगर मात्रक को दुगना कर दिया जाए तो आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा या 1/8 टाइम्स हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को पता है कि जब अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि लिखते हैं तो इसको x = nu से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगली बात सुनिए, और मैंने आप सबको बता रखा है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर, इट मींस एमकेएस से सीजीएस में जाओ, चाहे सीजीएस से एफपीएस में जाओ, एफपीएस से एमकेएस में आओ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो भौतिक राशि होती है, वो चेंज नहीं होती है। इट मींस जो एन यू होता है वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस एन और यू, एन पता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, यू क्या होता है, यूनिट, इट मींस मात्रक, तो वो चेंज नहीं होता है। अब ये कांस्टेंट को अपन 1 ले लेते हैं, तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/u के। इट मींस जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है और यूनिट होता है, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर मैं यूनिट की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, अगर यूनिट इट मींस मात्रक बढ़ता जाएगा, तो आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। जितना बड़ा मात्रक होता है, जितनी बड़ी यूनिट होती है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही छोटा होता है, और यूनिट जितना छोटा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही क्या होगा, आप लोगों के पास बड़ा होगा। अब अपन सबको पता होता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, बहुत ध्यान से देखना, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं। और न्यूटन क्या होता है, फोर्स। तो अब अपन जब बात कर रहे हैं यूनिट लेंथ आ रहा है, तो अपन सब एमएलटी में कर देते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम में बात करते हैं। तो यूनिट को भी अगर मैं न्यूटन की बात करता हूं तो न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यही होता है फोर्स का यूनिट, इक्वल टू मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर। 1 केजी से 1 केजी कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा मीटर क्यूब, नीचे हो जाएगा केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना, L3 m1 T2 ऊपर लेके जाओ, तो ये बनेगा m⁻⁻1 L3 T⁻²। ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। पता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट मींस गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसको। तो अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m-1 L3 T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे जो यूनिट है वो लेंथ ही है, लेकिन अब वो क्या करें कि जो यूनिट ऑफ लेंथ है उसको डबल कर दो। इट मींस अब मेरे पास L डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, तो अगर मैं अब न्यू सिस्टम में, इन न्यू सिस्टम, ठीक है ना, किसी नई मात्रक पद्धति में बात करूंगा, तो नई मात्रक पद्धति में भी अगर मैं बात करूंगा, न्यू सिस्टम में बात करूंगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा। और क्या रहेगा, अब कैसे लिखूंगा, m-1, लेकिन अब L की जगह क्या लिखूंगा, L डैश, और ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा T⁻²। डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, मैंने केवल यूनिट चेंज करा है। यहाँ पे यूनिट लेंथ था और यहाँ पे यूनिट कितना कर दिया मैंने, L डैश, जो कि कितना है, 2L। तो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, अब आप देखना, ये हो जाएगा आपके पास m⁻⁻1, अब L की जगह कितना आ जाएगा, 2L का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q, और ये हो जाएगा T⁻²। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं अब यहाँ पे इसका देखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 निकल के बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, m-1 L3 T-2। तो न्यू सिस्टम में मैंने देखा, पहले जो यूनिट था, पहले क्या था, m-1 L3 T-2, ये था कि नहीं था। लेकिन न्यू सिस्टम में अब जो यूनिट है वो 8 टाइम्स बढ़ गया।
अरे बस समझ में आपको, बहुत ध्यान से सुना हो आपको। तो जो यूनिट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, मतलब जो यूनिट है वो 8 टाइम्स बढ़ गया। तो फिक्स है कि अगर यूनिट 8 टाइम इंक्रीज हो गया तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है, वो 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे क्या देखता हूं कि यूनिट यहाँ पे कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान कितने टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगा, 1 अपॉन, उतने 1 अपॉन में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे कि यहां पे जो यूनिट है, जो यूनिट है वो 8 टाइम्स क्या हो गया, आप लोगों के पास इंक्रीज हो गया। तो फैक्ट है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, फिर 1 अपॉन में 8 टाइम्स हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को। तो जैसे ही अपन लोगों के पास यूनिट 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, वैसे ही ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसका जो संख्यात्मक मान होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो 1 अपॉन में 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास रह जाएगा इनिशियल का, ठीक है ना। 1 अपॉन में 8 टाइम्स रह जाएगा, किसका, इनिशियल वैल्यू का। आई नहीं आई बात समझ में आप सभी को। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। अगर अब आप इसी चीज को देखना, इसी चीज को अपन करते हैं, इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड देन द न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो कह रहा है वो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बिकम्स। तो अगर मैं लेंथ डबल करूंगा तो यूनिट 8 टाइम्स बढ़ गया यहां पे, और अगर यूनिट्स 8 टाइम, इट मींस मात्रा अगर 8 टाइम बढ़ गया तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी रह जाएगी, 1 अपॉन में 8 टाइम्स रह जाएगी। आगे बात सुने, अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं यहां से क्या करता हूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हटा देता हूं, देखना आप लोग। मैं यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हटा देता हूं और इसकी जगह लिख देता हूं वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया। अरे बस समझ में, अब अपन सिंपल सा, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एरिया कि अगर सपोज इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया बिकम्स। तो एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, अगर मैं जो लेंथ का मात्रक है उसको अगर मैं डबल कर देता हूं। तो अब आप सबको पता होता है कि अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया की, तो एरिया का यूनिट कितना होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब कितना होता है, L2। लेकिन इन न्यू सिस्टम, ठीक है ना, नई मात्रक पद्धति में वो L डैश को कितना ले रहा है, 2L ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे अब जो एरिया का यूनिट बनेगा वो आपके पास कितना बन जाएगा, 2L का, या फिर इसको मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, L डैश का स्क्वायर। तो अब L डैश की वैल्यू कितनी है, 2L, तो ये हो जाएगा 2L का स्क्वायर। तो जो यूनिट बनेगा वो कितना टाइम इंक्रीज हो गया उसका, अब देखो पहले L स्क्वायर आता, अब 4L स्क्वायर है, मतलब जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो 4 टाइम क्या हो गया, आप लोगों के पास इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। जो यूनिट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उतने ही टाइम क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी रह जाएगी, 1 अपॉन में 4 टाइम्स रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 1 अपॉन में 4 टाइम्स रह जाएगी। अगर यहां पर एरिया की जगह वॉल्यूम होता तो क्या करते आप लोग, यहाँ पे एरिया की जगह अगर वॉल्यूम होता वही डबल होता, तो आप यहाँ पे L क्यूब करते कि नहीं करते। तो यहाँ पे L डैश इक्वल टू कितना होता, वही 2L, डबल हो रहा है, तो यहाँ पे कितना जाता था, 2L का क्यूब। तो आपके पास यहाँ पे कितना जाता, 8 का क्यूब, मतलब अब जो यूनिट है वो इनिशियल से 8 टाइम्स बढ़ गई, है ना, इनिशियल से 8 टाइम यूनिट बढ़ गई, मात्रक बढ़ गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी जाती, 1 अपॉन में 8 टाइम्स रह जाती। आई नहीं बात समझ। तो इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई नहीं बात समझ, देखो एक बार जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 5 न्यूटन, मतलब किसी एक कण पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, मतलब लेंथ, लंबाई और समय के मात्रक को क्या कर दिया, डबल कर दिया, दुगना कर दिया, और द्रव्यमान के मात्रक को आधा कर दिया। तो पूछ रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स इन द न्यू सिस्टम विल बी, मतलब नई मात्रक पद्धति में
बल का संख्यात्मक मान क्या होगा। आगे बात समझे। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है ना। अब वो F इक्वल टू कितना दे रखा है आप लोगों के पास 5 न्यूटन, लेकिन आपको किस में लिखना है, MLT की टर्म में लिखना है, मास लेंथ 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 kg इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये तो आप लोगों के पास एक तरीके से कौन सा सिस्टम है, MK सिस्टम है कि नहीं। अब अपन को एक न्यू सिस्टम ले रहे, न्यू मात्रक पद्धति ले रहे, जिसमें जो लेंथ है वो तो 2L है, ठीक है ना, यूनिट डबल कर दिया अपन लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाले सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है वो इनिशियल की 2 टाइम्स है, ठीक। यहाँ पे T डैश इक्वल टू कितना कर दिया, 2T कर दिया, लेकिन जो M डैश है वो कितना कर दिया, M/2 कर दिया। आगे बात समझ में, ठीक। और अब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M1L2 M1L1T-2, फोर्स का यही तो होता है। आगे बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकता हूं, ठीक। कैसे, जैसे लेंथ यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ पे टाइम कितना है सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2 सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो मास है वो कितना हो जाएगा kg/2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपने पास, ठीक है ना, अब अगर अपन थोड़ी सी देर के लिए मैं 5 को हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखना आप लोग। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स F डैश इक्वल टू, ठीक है ना, kg, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कितना लिख देता हूं यहाँ पर, M डैश L डैश अपॉन में T डैश का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक तरीके से, ये हो जाएगा मेरे पास M डैश तो हो जाएगा M/2, लेंथ कितना हो जाएगा 2L, और अपॉन में T डैश कितना हो जाएगा मेरे पास 2T का होल स्क्वायर। आगे बात सुने। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास यहाँ पे F डैश इक्वल टू एक तरीके से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं यूनिट की फॉर्म में लिखता हूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा एक तरीके से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो मेरे पास ये हो गया ML अपॉन में ये 4 को मैं अलग लिख देता हूं, और नीचे कितना हो गया मेरे पास T स्क्वायर। आ गई बस में। अब M तो किस टर्म में, M का मतलब यहाँ पे क्या है, M का मतलब है यहाँ पे kg, L का मतलब है मीटर, और T का मतलब है सेकंड। तो ये मेरे पास जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगा kg इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अरे बस में, तो आपको ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या नोटिस करा, मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि अगर मैं लेंथ और टाइम को डबल कर देता हूं और द्रव्यमान को जो मास है उसको हाफ कर देता हूं, तो ऐसी कंडीशन पे जो न्यू सिस्टम में जो यूनिट होती है वो इनिशियल की मतलब प्रारंभिक की कितनी जाती है 1/4 टाइम्स रह जाती है, ठीक है ना, कितनी जाती है 1/4 टाइम्स रह जाती है। पहले कितना था, पहले इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए 5 को हटा के यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, kg इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पर अभी 5 नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं बात कर रहा हूँ अभी किस पे, ओनली यूनिट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, ओनली यूनिट चेंज कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो ऐसी कंडीशन पे मैंने क्या देखा कि जो पहले M1L1T-2 था, अब वो मैंने कितना ले लिया M डैश L डैश T डैश ले लिया। तो ऐसी कंडीशन पे मैंने क्या करा M डैश, अब फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, kg मीटर अपॉन में सेकंड, तो kg मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो M डैश L डैश T स्क्वायर। अब M डैश क्या है, इनिशियल का, प्रारंभिक का हाफ, लेंथ क्या है इनिशियल का डबल, टाइम क्या है इनिशियल का डबल। तो मैंने सारी वैल्यूज यहां पे रख दी, और ये सब रखने पे मैंने क्या नोटिस करा कि जो यूनिट है वो इनिशियल की कितनी रह गई 1/4 टाइम्स रह गई। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखना यहाँ पे ये सब है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं M डैश की पावर 1, L डैश की पावर 1 और T डैश की पावर -2। अब M डैश की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है M/2, L डैश की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 2L, और T डैश की वैल्यू भी आप लोगों के पास कितनी है 2T की पावर -2।
तो अब ये -2 है, तो यहाँ पे इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ ना, तो 2 की पावर, क्योंकि देखो -2 अंदर आएगा, तो 2 की पावर -2 को नीचे लेके जाऊंगा तो +2, तो नीचे 4 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो और यहाँ 1/4 बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा m1 L1 t-2। मतलब न्यू सिस्टम में जो आपके पास यूनिट आएगी, वो यूनिट इनिशियल की कितने टाइम्स रहेगी, कितने टाइम होगी, 1/4 टाइम्स होगी। आ गई बात समझ में आपको? तो अब जो यूनिट है वो 1/4 टाइम्स है, तो आप सबको पता होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है, वो हमेशा यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब ये कितना है यूनिट, 1/4, तो यहां पर रखो 1/4 किधर चला जाएगा, ऊपर, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितने टाइम हो जाएगी, अब आप लोगों के पास 4 टाइम्स हो जाएगी। आई नहीं बात समझना आप सभी को? तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ जाएगी आप लोगों के पास, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अब 4 टाइम्स बढ़ गई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो पहले कितनी थी 5, और 4 टाइम और बढ़ गई, मतलब कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी आपके पास। तो न्यू सिस्टम में आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? देखो एक बार जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको पावर, ठीक है ना, 1 यूनिट ऑफ पावर, ठीक है ना, और अपन को पावर के बारे में पता होता है कि नॉर्मली मैं पावर को क्या लिख सकता हूं, वॉट में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक। अब आप सबको पता है कि जो पावर होता है, ठीक है ना, इसको साइड में कर लेते हैं अपन लोग, क्योंकि जब भी अपन इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको केजी मीटर सेकंड में उसको लिखना पड़ेगा। अब पावर, ये जो वॉट है, वॉट ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है ना, प्रायोगिक मात्रक है। किसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, किसका प्रायोगिक मात्रक है, पावर का, ठीक है ना। और कौन से सिस्टम में, एमके सिस्टम में, या फिर अगर मैं बात करूं तो एसआई सिस्टम में। आई नहीं बात समझ में आपको? लेकिन अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी मीटर सेकंड। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो यहां पे दे रखा है यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ लेंथ, और वो पावर को रिप्रेजेंट करना चाहता है किसी एक न्यू सिस्टम में। तो सबसे पहले तो अपन इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो पावर, पावर आप लोगों के पास क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। अब मैं वर्क को क्या लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, और बटे में कितना हो जाएगा 10। अब फोर्स का आपको पता है क्या होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा मीटर, और टाइम का कितना हो जाएगा सेकंड। तो अब आपके पास इसका यूनिट क्या बनेगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेकंड क्यूब। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखना अब आप लोग 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब। अब इसको क्या करना है आपको, किसी नई सिस्टम में, किसी न्यू सिस्टम में, किसी नई मात्रक पद्धति में आपको लेके जाना है, ठीक है ना। और वो न्यू सिस्टम इस तरीके से है, वो न्यू सिस्टम इस तरीके से जिसमें टाइम जो लेना है आपको वो 5 सेकंड लेना है, टाइम जो लेना है वो 5 सेकंड लेना है, मास लेना है वो 20 केजी लेना है, और जो यूनिट है लेंथ का वो कितना लेना है आप लोगों को, 10 मीटर लेना है। आ गई बात समझ में? 5 सेकंड, 20 केजी एंड 10 मीटर। ये कोई एक नया सिस्टम उसने बनाया, ना एमके से, ना सीजीएस से, ना एफपीएस से अपन लोगों के पास, उसने अपना खुद का एक नया सिस्टम बनाया। आ गई बात समझ में? लेकिन आप सबको पता है कि अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाऊंगा तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं N1, इसको बोल देता हूं U1, और N2 मुझे पता करना है, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा U2। और आप सबको पता होता है कि अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता हूं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता हूं, तो जो यूनिट होती है वो अनचेंज रहती है। आ गई बात समझ में? अब यहां पे अगर मैं इसका यूनिट लिखता हूं, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं, विमीय सूत्र लिखता हूं, तो क्या बनेगा, m1 l2 अपॉन में t3, और t3 ऊपर जाके t-3। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 l2 t-3। अब आप उसको चाहे m केस में लिखो, चाहे न्यू सिस्टम में लिखो, चाहे m केस में लिखो, चाहे न्यू सिस्टम में लिखो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा कितना बनेगा, m1 l2 t-3।
आई नहीं आई बात समझ में? तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि एमकेएस में मेरे पास सिस्टम है और एक मेरे पास कोई सा भी न्यू सिस्टम है। आ गई बात समझ में? तो मुझे यहां से अब N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो N2 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? N1 U1 अपॉन में U2। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ U1 अपॉन में U2 को? तो देखना अब आप लोग, मैं इसको लिखता हूँ N1 और U1 को कैसे लिखूंगा? M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। क्योंकि U MLT की टर्म में तो लिखेंगे। जब U1 की बात करूंगा तो M1 L1 T1, जब U2 की बात करूंगा तो M2 L2 T2। अब मैंने यहाँ पे पावर A B C, तो MLT A B C, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और C इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। आ गई बात समझ में? अब आप बहुत ध्यान से देखना, U1 अपॉन में U2। अब देखो U1 कौन से सिस्टम से बिलोंग कर रहा है? कौन से सिस्टम में, कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। जबकि U2 कौन सी पद्धति में? न्यू सिस्टम में। आ गई बात समझ में आप सभी को? अब देखना, अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात करूंगा, एमकेएस सिस्टम, क्योंकि ऊपर कौन सा सिस्टम है आप लोगों के पास? U1 मतलब एमकेएस। अब एमकेएस में अगर मैं बात करूंगा M1, तो M1 कौन सा सिस्टम में, कौन सी पद्धति में? एमकेएस। और एम का मतलब क्या होता है? मास। और आप सबको पता होता है कि एमकेएस पद्धति में मास को किससे लिखते हैं? केजी से। जबकि M2 भी मास है, लेकिन कौन से सिस्टम में? न्यू सिस्टम में। और न्यू सिस्टम में जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो कितना दे रखा है? 20 केजी। मतलब M2 की वैल्यू आप लोगों को कितना दे रखा है? 20 केजी। आई बात में? इसी तरीके से देखना, यहाँ पे L1 कौन से सिस्टम में? एमकेएस सिस्टम में। कौन सी पद्धति में? एमकेएस। और आप सबको पता होता है कि एमकेएस पद्धति में L मतलब लेंथ होता है ना, किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। L2 कौन से सिस्टम में? न्यू सिस्टम में। और न्यू सिस्टम में जो यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ का मात्रक है, वो आप लोगों के पास कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर। इसी तरीके से T1 कौन से सिस्टम है? एमकेएस। और एमकेएस में आप सबको पता होता है T को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड से। T2 कौन से सिस्टम में? न्यू सिस्टम में। ठीक है ना? U2 इट मींस T2 कौन सा सिस्टम है? न्यू सिस्टम है। और न्यू सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है ना, समय का मात्रक कितना दे रखा है? 5 सेकंड। तो T2 इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास? 5 सेकंड। आई नहीं आई बात समझ में आप सभी को? पक्के से ना? तो आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे। N1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा N2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे M1, तो ये हो जाएगा आपके पास kg अपॉन में 20 kg की पावर 1। हमेशा याद रखना कि जब भी अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो U1 U2 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, विमीय सूत्र होगा, वो हमेशा दोनों का इक्वल होगा। अब जैसे पावर है, तो पावर का कितना हो जाता है? M1 L2 T-3। ठीक, जब अपन यहाँ पे U1 की वैल्यू रखेंगे तो U1 की वैल्यू पता है किस तरह, वो मैं भी आपको बता दूंगा कैसे रखना है। पहले ये कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक है ना? L1 कितना है आप लोगों के पास? मीटर। और L2 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 10 मीटर की पावर 2। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, और नीचे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 5 सेकंड की पावर -3। ये सब कैंसिल कर दो यहाँ पे, मीटर से मीटर, केजी से केजी। तो N2 इक्वल हो जाएगा 1 × 1/20, ठीक है ना? और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा नीचे, इंटू नीचे हो जाएगा 5 की पावर -3। तो -3 ऊपर जाके +3 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपके पास क्या टर्म बनेगी देखना, 1/20 इंटू 1/100, और ऊपर हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5। तो ये 5 से कितने टाइम चला जाएगा? 4 टाइम। और ये 25 से 100 कितने टाइम चला जाएगा? 4 टाइम्स। तो अपन लोगों के पास N2 की वैल्यू कितनी जाएगी? 1/16 आ जाएगी। आई नहीं बस समझ में आप सभी को? तो मुझे समझ में आ गया कि न्यू सिस्टम में देखना अब आप लोग, ठीक है ना? ठीक है ना? 1 वॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 1/16। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस 16 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 न्यू सिस्टम इक्वल टू कितना जाएगा? 16 वॉट हो जाएगा आप लोगों के पास।
आई नहीं आई बात समझ में? ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था, m1 अपॉन में m2 की पावर a, l1 अपॉन में l2 की पावर b, t1 अपॉन में t2 की पावर c। तो इसको नॉर्मली लिखते कैसे हैं वो चीज एक बार आप लोग नोटिस करना बेटा। तो n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन में u2 होता है ना। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहले u1 को लिखूंगा तो m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। नीचे क्या लिखूंगा, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, a b c। और ये जो फर्स्ट होता है ये a होता है, फिर b होता है, फिर c होता है, क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर डायमेंशन चेंज, विमा चेंज नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों इसको, अब देखो m1 m2 दोनों की पावर कॉमन है, तो पता है इसको कैसे लिख देता हूं, मैं m1 m2 को एक साथ लिख देता हूं और a पावर कॉमन ले लेता हूं। इसी तरीके से मैं L1 L2 को साथ ले देता हूं, b की पावर b को कॉमन ले लेता हूं। इसी तरीके से T1 T2 को साथ ले देता हूं और c कॉमन ले लेता हूं। आई नहीं आई बात समझ में आप सभी को? देखो एक बार इसको बेटा जल्दी से।